591 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। इसलिए उन्होंने कंपनी छोड़ दी और चाय का आनंद लेने के लिए एक चाय घर चले गए। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं, एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति चाय घर के बाहर पहुंचा। वह लुओ यान थी। इतने दिनों बाद अपने अच्छे भाई सू चेन के इलाज के तहत उनकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं और उनकी ताकत पूरी तरह से लौट आई थी। हुआ जिन सू चेन के साथ अपनी पिछली लड़ाई के दौरान उसने एक छोटे से दायरे को पार कर लिया था। वह अपने सामने स्थित चाय घर को देख रहा था। लुओ यान थोड़ी उत्साहित थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही उनके डार्क वेब अकाउंट पर एक संदेश आया था। रेड रोज ने इसे उसे भेजा था। मैंने उसे अकेले इस चायखाने में आने के लिए कहा, कुछ बात करनी थी। लुओ यान ने बहुत सोचा, रेड रोज ने उसे डार्क वेब पर निजी संदेश क्यों भेजा होगा? इसे इतना गुप्त रखना, क्या ऐसा हो सकता है कि वह जू हाओ से निपटने के बारे में चर्चा करना चाहती हो? बहुत संभावना है। वह जानता था कि रेड रोज को जू हाओ से खतरा था। जू हाओ के प्रति उसकी आंखों में जो प्रतिरोध दिख रहा था, उसे नकली नहीं बनाया जा सकता था। बात बस इतनी सी थी कि किसी अज्ञात कारण से उसे जू हाओ के लिए काम करना पड़ता था। इस संभावना के बारे में सोच रहा हूँ। लुओ यान बेहद उत्साहित थी और बेसब्री से दौड़कर वहां पहुंची। अगर जू हाओ से निपटने में रेड रोज की मदद मिल सकती थी। रेड रोज, वह और सू चेन आंतरिक और बाहरी रूप से समन्वय करके बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करना। उसने अपने अच्छे भाई सू चेन को बिना बताए अकेले ही आ गया। उसने अपना वेश भी बदल लिया था। लुओ यान चाय घर में दाखिल हुई। रेड रोज द्वारा दिए गए भाषण के बाद वह एक निजी कमरे में दाखिल हुआ। अंदर कदम रखते हुए अंदर मौजूद व्यक्ति को देखते ही लुओ यान का शरीर अकड़ गया और उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। दरअसल रेड रोज ने ही उसे मैसेज भेजा था, क्योंकि रेड रोज निजी कमरे में थी। हालांकि वह इस समय जू हाओ को मसाज दे रही थी। जू हाओ अपने निजी अंगरक्षक की सेवा का आनंद लेते हुए आराम से चाय की चुस्कियां ले रहे थे। लुओ यान को अंदर आते देख वह हल्का सा मुस्कुराया। उसने इशारे से अपना कप उठाया। आप यहाँ हैं, आइए मेरे साथ चाय पीजिए। उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था मानो वे दुश्मन नहीं, बल्कि पुराने दोस्त हों जो लंबे समय से एक दूसरे से नहीं मिले हों। लुओ यान का चेहरा गंभीर था। इस स्थिति में वह कैसे नहीं समझ सकता था रेड रोज उसके साथ मिलकर जू हाओ से निपटना क्यों चाहती है। दरअसल जू हाओ ने ही उसे बहला फुसलाकर यहाँ बुलाया था, उसकी भावनाओं को धोखा देना। लेकिन वह बहुत जिज्ञासु था। जू हाओ उसे बहला फुसलाकर यहाँ क्यों लाना चाहता था? लुओ यान ने ठंडे लहजे में सवाल किया, तुमने मुझे यहाँ आने के लिए धोखा क्यों दिया? ओबाओ, जू हाओ ने चिल्लाया। घबराओ मत, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। लुओ यान का दिल तनावग्रस्त हो गया और वह तुरंत सतर्क हो गई। जू हाओ का उसे ढूंढना कभी भी अच्छी बात नहीं थी। पिछली बार जब उसने उसे ढूंढा था तो वह चाहता था कि वह सू चेन से निपटे। अंततः दोनों को नुकसान उठाना पड़ा। इस बार वह किस तरह का सौदा करना चाहता था? उन्हें विश्वास नहीं था कि जू हाओ के इरादे नेक थे। मैं तुम्हारे साथ कोई सौदा नहीं करना चाहता और न ही तुमसे मिलना चाहता हूँ। जू हाओ, घमंड मत करो, एक दिन मैं तुमसे तुम्हारे किए का 1000 गुना बदला लूंगा। पिछली बार छोटी चाची के घर के बाहर पूरी रात लेटे रहने की बात याद आते ही उसके दिल में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। और छोटी चाची के बेडरूम की बत्ती को पूरी रात जलते हुए देखना। जू हाओ को देखकर वह अपने दिल में उठने वाली हत्या की भावना को रोक नहीं सका। लेकिन वह जानता था, वह अभी तक जू हाओ का प्रतिद्वंदी नहीं था। इसके अलावा रेड रोज भी थी, जिसकी ताकत उसके बराबर थी। इसलिए वह हिल भी नहीं सका। आंखों से ओझल वस्तु को हम भूल जाते हैं, इतनी ठंडी आवाज में कहने के बाद लुओ यान मुड़ी और बाहर चली गई। आह, जू हाओ ने आह भरी। कम से कम मैं तुम्हारी छोटी चाची का पति तो हूँ, हम परिवार हैं, रिश्ते को इतना तनावपूर्ण क्यों बनाना? लुओ यान के कदम नहीं रुके, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? आपको मेरी छोटी चाची के पति के रूप में किसने पहचाना? जू हाओ की आवाज जारी रही। चूंकि तुम अवज्ञाकारी हो, अगर भतीजे को पढ़ाया नहीं जाता है तो ये छोटी चाची की गलती है, इसलिए मुझे तुम्हारी छोटी चाची को सबक सिखाना ही पड़ेगा। शाओ याओ भी दिन ब दिन और भी प्यारी होती जा रही है, उसमें अपनी माँ का कुछ आकर्षण तो आ ही गया है। लगता है अब समय आ गया है कि पर्याप्त। लुओ यान की कर्कश आवाज सुनाई दी। वह अपने कदम रोककर अब उसे घृणा भरी नजरों से घूर रहा था।
जू हाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और चाय की एक घूंट ली। आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। दरअसल इन पात्रों से निपटना बहुत मुश्किल है। अगर आप उन्हें पकड़ भी लें तो चाहे आप उन्हें कितना भी पीटें, डांटें या यातना दें, वे किसी भी सजा से नहीं डरते। मृत्यु भी उन्हें विचलित नहीं करती, लेकिन जैसे ही उनके परिवार के सदस्यों का जिक्र होता है वे भड़क उठते हैं। क्या तुम इंसान भी हो? मेरी छोटी चाची पहले से ही तुम्हारे साथ है और तुम अब भी उसे धमकाना चाहते हो और उस पर हाथ डालना चाहते हो। लिंगर। जू हाओ ने अपनी बेबसी दर्शाते हुए हाथ फैला दिए। मैं भी उसे धमकाना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें अवज्ञा करने के लिए किसने कहा? अगर तुम आज्ञाकारी होती तो कुछ नहीं होता, है ना? लुओ यान को ऐसा लगा जैसे उसका दिल खून से लथपथ हो गया हो। क्या ऐसी कोई कहावत भी है? बेशर्म, बेहद बेशर्म। क्या तुमने पिछली बार नहीं कहा था कि जब तक मैं सू चेन से निपटता रहूंगा तुम मेरी झाओलिंगर पर हाथ नहीं लगाओगे? अपने वादे से मुकर जाना। जूस ग्रुप के सम्मानित अध्यक्ष, कितना अविश्वसनीय है। क्या मैंने ऐसा कहा था? जू हाओ ने पूछा, फिर सिर हिलाया। मैंने ऐसा कहा था, मैंने तुमसे कहा था कि सू चेन को सबक सिखाओ, लेकिन क्या तुमने सू चेन को सबक सिखाया या तुम्हें खुद सबक मिला? तुम्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया कि इससे मेरी बहुत बेइज्जती हुई, क्या तुम ये जानते हो? अब भी तुम में सू चेन को सबक सिखाने की बात करने की हिम्मत है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? लुओ यान स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा बेहद उदास था। धतेरी की, तुम में अब भी यह कहने की हिम्मत है? उस समय मैं केवल हुआजिन में ही था। सू चेन हुआजिन शिखर पर था। वह चाहता था कि मैं उसकी देखभाल करूं। पीट पीट कर जान से न मार पाना ही अपने आप में एक आशीर्वाद था। आपसी हार ही अंतिम सीमा थी। वह उसे सबक कैसे सिखाता? क्या तुम्हें अब भी शर्म आती है? मैंने अभी तक तुमसे हिसाब भी नहीं चुकाया है। उसके मन में 10,000 घास कीचड़ के घोड़े सर पर दौड़ रहे थे, लेकिन लुओ यान ने खुद को रोक लिया और यह बात जोर से नहीं बोली। जू हाओ जैसे निर्लज व्यक्ति से कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। उसने गहरी सांस ली, जिससे उसका उत्तेजित मन शांत हो गया। लुओ यान ने ठंडे लहजे में जू हाओ की ओर देखा और पूछा, आप किस तरह का सौदा करना चाहते हैं? ये हुई ना बात। जू हाओ ने अपनी चाय का कप नीचे रख दिया। उसकी आंखों में मुस्कान छा गई। बात सीधी सी है। सू चेन ने मुझे कई बार निशाना बनाया है, जिससे मैं बहुत नाराज हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे सबक सिखाएं। क्या तुम चाहते हो कि मैं सू चेन से फिर से लड़ूं? मैं सहमत नहीं हूँ। सू चेन हुआजिन शिखर पर है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जू हाओ के अपनी बात पूरी करने से पहले ही लुओ यान चिल्ला उठी। उन्होंने बिना किसी झिझक के इनकार कर दिया। सू चेन अब उसका अच्छा भाई था। वह अपने भाई पर हाथ कैसे उठा सकता था? वह ऐसा कभी नहीं करेगा, चाहे इसका मतलब उसकी मौत ही क्यों ना हो। मैंने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। जू हाओ ने कुछ नाराजगी के साथ कहा। शर्त तो पिछली बार जैसी ही है, जब तक तुम ये कर सकते हो मैं शियाओ याओ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। लुओ यान के दांत लगभग चूर्ण चूर्ण हो गए थे। जू हाओ, क्या तुम्हें अब भी थोड़ी शर्म आ सकती है? पिछली बार तुमने कहा था कि अगर मैं सू चेन से निपटने में तुम्हारी मदद करूं, तो तुम वादा करोगे कि शियाओ याओ पर हाथ नहीं उठाओगे। मैंने अभी अभी यह बात कही थी। जू हाओ ने बिना किसी हड़बड़ी के बात की। मैंने तुमसे कहा था कि सू चेन को सबक सिखाओ, लेकिन अंत में तुम्हें ही सबक मिल गया, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। सांस लो। लुओ यान को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अगर नजरें जान ले सकती तो जू हाओ के अब तक 1000 टुकड़े हो चुके होते। डिंग। लुओ यान का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। भावनात्मक मूल्य जोड़ 999। उसके हाव भाव को नजरअंदाज करते हुए जू हाओ ने बोलना जारी रखा, चिंता मत करो, तुम इस बार जरूर कर लोगे, बशर्ते तुम मामले को अच्छे से संभालो, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। लुओ यान को जू हाओ की विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं था। क्या जू हाओ अपना वादा निभाएगा? यह महज एक मजाक था, लेकिन अगर वह इस बात पर विश्वास नहीं भी करता तो भी वह कुछ नहीं कर सकता था। अगर उसने वाकई जू हाओ को हद से ज्यादा परेशान किया, वह छोटी चाची की प्रेमिका पर हाथ उठाता था जो केवल किशोरी थी। ये तो सरासर पागलपन होगा। लुओ यान केवल समय बिताने की कोशिश कर सकता था, तब तक इंतजार कर सकता था जब तक कि उसके पास इतनी ताकत न आ जाए कि वह अपनी झाओलिंगर को जू हाओ के चंगुल से बचा सके। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? लुओ यान ने अपना गुस्सा दबाते हुए पूछा। जू हाओ ने हल्की सी मुस्कान दी। उनकी मुस्कान वसंत की हवा की तरह मनमोहक थी, लेकिन उसके मुंह से निकले शब्द रोंगटे खड़े कर देने वाले थे।
मैं चाहता हूँ कि तुम सू चेन को पीठ में छुरा घोंप दो। क्या तुम और सू चेन अब एक दूसरे को भाई नहीं कहते? ऐसा करना बहुत आसान है। लुओ यान हक्का बक्का रह गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जू हाओ उससे जो करवाना चाहता था वह उसके भाई को धोखा देना था। हालांकि वह और सू चेन एक दूसरे को केवल 10 दिनों से ही जानते थे, लेकिन उन्होंने कठिनाइयों का सामना साझा किया था और उनका दुश्मन भी एक ही था। आपसी सहानुभूति की परिस्थितियों में एक भाईचारे का बंधन बन गया था। वह अपने भाई को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सका। अपने भाई को पीठ में छुरा घोंपने की तो बात ही छोड़िए। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर वह, जिस पर सू चेन इतना भरोसा करती थी, उसे पीठ में छुरा घोंप दे तो सू चेन उसे किस तरह की नजरों से देखेगी। लुओ यान बेहद क्रोधित थी। अपने गुस्से की चरम सीमा पर पहुंचने के बाद वह शांत हो गया। उसने शू हाओ को उदासीनता से देखा। तुम ये भी जानते हो कि सू चेन मेरा भाई है, मैं उसकी पीठ में छुरा नहीं घोंप सकता, इसलिए उस विचार को छोड़ दो। तस्क, जू हाओ ने आह भरी। ऐसा लगता है कि आपने अपने भाई और अपने परिवार के बीच अपने भाई को ही चुना। अगर ऐसा है तो मैं प्यारी और मनमोहक लिटिल लोली को सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। आह, नन्ही लोली इतनी छोटी है, मुझे नहीं पता कि वह इसे सहन कर पाएगी या नहीं। अगर किसी खास व्यक्ति की छोटी चाची को पता चल जाए तो वह निश्चित रूप से बहुत दुखी होगी, है ना? अगर उसे पता होता कि यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक खास व्यक्ति भाईचारे के स्नेह की परवाह करता है और छोटी लोली को खतरे में देखकर आंखें मूंद लेता है, तो शायद वह बहुत निराश होती, है ना? ये वाकई एक दुखद कहानी है। एक के बाद एक व्यंग्यात्मक टिप्पणियां आती रहीं। वह व्यंग्य के उस्ताद थे। जू हाओ के हर शब्द के साथ लुओ यान के चेहरे के भाव बदलते गए। ये हरे और सफेद रंग के बीच बदलता रहता था। यदि जू हाओ छोटी लोली को नुकसान पहुंचाता है, छोटी चाची सचमुच अंतहीन शोक में डूब जाएगी। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या जू हाओ लिटिल लोली को नुकसान पहुंचाएगा, निस्संदेह वह ऐसा करेगा, लेकिन छोटी लोली को बचाने के लिए उसे अपने भाई को पीठ में छुरा घोंपना पड़ेगा। वह ऐसा करने के लिए खुद को तैयार ही नहीं कर पाया। लुओ यान का चेहरा बेहद गंभीर था। तभी हॉन कियांगवेई, जो जू हाओ को मसाज दे रही थी, आगे बढ़ी। उसने उससे ठंडे लहजे में बात की। पिछली बार जब तुमने सू चेन से लड़ाई की थी, तब गुरुजी और मैंने एक शर्त लगाई थी, जिसके बारे में मुझे विश्वास है कि तुम सबने सुना होगा। तुमने मुझे शर्त हरवा दी। हालांकि उस्ताद से हारना मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन मैं जीवन में कभी हारा नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा, तो मैं अपने दिल में बसी नफरत को दूर नहीं कर पाऊंगा। मैंने तुम्हें पिछली बार सबक सिखाया था और अभी भी सू चेन बचा है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम मालिक की बात मान लो, वरना अगर मैंने कोई कदम उठाया तो वो सिर्फ एक बार जितना आसान नहीं होगा। मैं उसकी जान जरूर ले लूंगा। उसकी आंखों में हत्या करने का इरादा साफ झलक रहा था। उसने जो कहा वह झूठ था, लेकिन वह सू चेन को सबक सिखाना चाहती थी। वह शर्त हार गई थी और इसके लिए सू चेन कुछ हद तक जिम्मेदार था। लुओ यान को अचानक सब समझ आ गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उस रात छोटी चाची के घर के बाहर हॉन कियांगवेई ने उस पर जमकर हमला किया था। उन्होंने उस समय हॉन कियांगवेई और जू हाओ के बीच लगी शर्त को याद किया। शर्त हारने के बाद उसे खुद को पेश करना पड़ा। इसी वजह से हॉन कियांगवेई ने अपनी कौमार्यता खो दी। हॉन कियांगवेई की आंखों में सू चेन के प्रति घातक इरादे को देखकर लुओ यान डगमगा उठी। हॉन कियांगवेई, ये सन की हत्यारा हल्के में लेने लायक नहीं थी। हथियारों के प्रशिक्षण शिविर की प्रतियोगिता के दौरान वह कई वर्षों तक उसका पीछा करती रही, सिर्फ इसलिए कि वह और हॉन कियांगवेई पहले स्थान के लिए बराबरी पर थे। बराबरी का दर्जा हासिल करने और उसे हारने न देने की वजह से वह बेहद पागल हो गई थी। अगर उसने कहा होता कि वह सू चेन को मार डालेगी, तो वह निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देती। ये सोचते हुए हॉन कियांगवेई द्वारा मारे जाने की तुलना में उसके लिए सू चेन को पीठ में छुरा घोंपना ही बेहतर था। सू चेन के चिकित्सा कौशल से वह जल्दी ठीक हो जाएगा। बैंग बैंग, दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। इसके तुरंत बाद निजी कमरे का दरवाजा खुल गया। एक नाजुक गुड़िया जैसी दिखने वाली छोटी लोली दौड़कर अंदर आई। यू शियाओटियन के अलावा और कौन हो सकता है? आज यू यून काम में व्यस्त थी, इसलिए छोटी लोली घर पर अकेली थी। जू हाओ, लुओ यान को धमकाने के इरादे से किसी को लिटिल लोली को लेने के लिए भेजा। छोटी लोली की आंखें जू हाओ को देखकर चमक उठीं। वह अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़कर वहां पहुंची। लुओ यान को नजरअंदाज करते हुए वह करीब आए और खुद को जू हाओ की बाहों में झोंक दिया। उसने पुकारा,
पिताजी, मैं आपसे फिर मिल रहा हूँ। जू हाओ ने उसे उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। उसने शरारत से उसकी छोटी, नाजुक नाक को चुटकी से दबाया। इतना समय तो बीता ही नहीं, और तुम मुझे इतना याद करते हो। बिल्कुल, छोटी लोली ने सिसकियां ली। जियाओ याओ रोज पापा के बारे में सोचती है और अक्सर सपने में देखती है कि पापा मुझे मारते हैं। जू हाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। शाओ याओ इतनी प्यारी है, मैं शाओ याओ को मारने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। अप्रत्याशित रूप से ये सुनकर छोटी लोली का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने उदास होकर कहा, मुझे पापा बहुत पसंद हैं, क्या पापा को शियाओ याओ पसंद नहीं है? क्या चल रहा है? जू हाओ असमंजस में था। उन्होंने इतनी सारी महिला मुख्य किरदारों को निर्देशित किया था, लेकिन अब वह लिटिल लोली के विचारों का अंदाजा नहीं लगा सकता था। तुम किस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो? मैं शियाओ याओ को कैसे नापसंद कर सकता हूँ? छोटी लोली ने मुंह फुला लिया। तो फिर पापा मम्मी को क्यों मारते हैं, मुझे क्यों नहीं? हैं? जू हाओ थोड़ा अचंभित रह गया। जू हाओ की उलझन देखकर छोटी लोली ने उसे याद दिलाया। जब पापा हमारे घर पर थे तो उन्होंने मम्मी को चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। मैंने सब कुछ सुना। माँ भी बहुत खुश थी। मुझे लगता है जब पिताजी लोगों को पीटते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा। शाओ याओ चाहती है कि पापा उसे भी मारें। छोटी लोली का चेहरा मासूम और भोला था, वह जो मन में आता वही कह देती थी। बच्चों के शब्दों में दुर्भावना नहीं होती। इन शब्दों को सुनकर वहां मौजूद तीनों लोग शर्म से लाल हो गए। क्या सचमुच लोगों को मारना था? जाहिर तौर पर कुछ मायनों में ये गलत नहीं था। लुओ यान के होंठ बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे, उसका चेहरा किसी बर्तन के तले की तरह काला पड़ गया था। उसके माथे की नसें फड़क रही थीं। जू हाओ द्वारा अपनी छोटी चाची को तंग करना ही काफी बुरा था, लेकिन उसने इतना शोर मचाया कि झाओ लिंगर ने भी उसे सुन लिया। ये जानबूझकर किया गया था। ये निश्चित रूप से जू हाओ की ओर से जानबूझकर किया गया होगा। ये सब झाओ लिंग एर को गलतफहमी में डालने और उसे जिज्ञासु बनाने के लिए किया गया था, ताकि वह उस पर अपना दांव खेल सके। बेहद घृणित, जू हाओ ने प्रतिक्रिया दी। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने मुस्कुराते हुए छोटी लोली के सुंदर गाल को चुटकी से दबाया। शियाओ याओ अभी छोटी है। जब शियाओ याओ बड़ी हो जाएगी तब पापा तुम्हें मारेंगे, ठीक है? नहीं, पापा पक्षपाती हैं, वो मम्मी को मारते हैं लेकिन मुझे नहीं। मैं छोटा कैसे हो गया? छोटी लोली ने नाखुशी से जू हाओ का हाथ खींचा और उसे हिलाया। वह वाकई अपनी माँ के बराबर ही थी। उसने कुछ ही दूरी पर खड़ी लुओ यान की ओर देखा, जिसकी आंखें चौड़ी थीं, मुंह खुला हुआ था और वह विश्वास से भरी हुई थी। जू हाओ ने छोटी लोली की दो चोटियों को धीरे से सहलाया। चूंकि शियाओ याओ यही चाहती है, तो पापा आज रात ही करेंगे। चुप रहो। जू हाओ अपनी बात पूरी कर पाता, तभी एक जोरदार दहाड़ ने उसे रोक दिया। जू हाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरी झाओ लिंगर को चोट मत पहुँचाना। डिंग, लुओ यान का दिमाग चकनाचूर हो गया। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1001। जू हाओ ने भी अपना लहजा बदल लिया। यह मत सोचो कि जब मैंने तुम्हारी माँ को मारा तो तुम्हारी माँ बहुत खुश हुई होगी, असल में उसे बहुत दर्द हुआ था। पिताजी शियाओ याओ को चोट कैसे पहुंचा सकते थे? लेकिन छोटी लोली ने इनमें से कुछ भी नहीं सुना। उसे बस इतना पता था कि पापा ने उसे पीटने की धमकी दी थी। लेकिन तभी लुओ यान ने उसे रोक दिया। तुरंत ही उसकी निगाहें लुओ यान की ओर आक्रोश से भर गईं। लुओ यान को यह नजरिया बहुत बुरी तरह से आहत किया। मैं ये सब तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ। अपनी पत्नी झाओ लिंग एर को बचाने के लिए उसे अपने भाई के साथ विश्वासघात करना पड़ा। फिर भी उसे अपनी प्रेमिका झाओ लिंगर की घृणा भरी निगाहों को सहना पड़ा। ज्यादा दुखी मत हो। 223 नालायक। लिंगर दयनीय है और उसे पूरक आहार की आवश्यकता है। अस्पष्ट, सक्रिय। छोटी लोली की हालत देखकर लुओ यान के दिल में बेचैनी का भाव उमड़ आया। उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत में सुधार करना था, या फिर जू हाओ से छुटकारा पाने का कोई तरीका ढूंढो, अन्यथा वह बहुत निष्क्रिय हो जाएगा। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लिटिल लोली ने खुद को बहुत जल्दी उजागर कर दिया, जिससे वह व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से प्रभावित हो गया। इस भाव से साफ पता चलता था कि उसने हार नहीं मानी थी। वह अब भी चाहती थी कि जू हाओ उसे उसी तरह मारे जैसे उसने उसकी माँ को मारा था। क्या यह ऐसी चीज थी जिसे कोई यूं ही लापरवाही से मार सकता था? जू हाओ के उकसाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। छोटी लोली ने खुद ही पहल करते हुए उसकी बाहों में छलांग लगा दी। अगर जू हाओ के मन में जरा सा भी कुटिल विचार आया होता, झाओ लिंगर का जीवन बर्बाद हो जाएगा।
अब उसे जो करने की जरूरत थी वह था जू हाओ को स्थिर करना। क्या वह उसे स्थिर कर पाएगा? पिछली बार उसे सू चेन को सबक सिखाने के लिए कहा गया था। इस बार उसे सू चेन के साथ विश्वासघात करने के लिए कहा गया था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके लिए कितनी भयानक मांगें इंतजार कर रही थी। लुओ यान भारी मन से चाय खाने से बाहर निकल गई। निजी कमरे में छोटी लोली जू हाओ से लिपटी रही, हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने जू हाओ का बड़ा हाथ पकड़ा और उससे खेलने लगी। वह ये देखना चाहती थी कि इसमें कुछ खास बात है या नहीं, कोई ऐसी चीज जिससे माँ चीख पड़े लेकिन फिर भी बहुत खुश हो और डरे नहीं। पिताजी, उस आदमी की बात मत सुनिए, वो बदसूरत राक्षस बहुत ही घृणित है। पिताजी, बस एक बार मुझे मारने की कोशिश कीजिए। नन्ही लोली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं, उसका चेहरा मासूम और प्यारा था। ठीक है, अभी तुम छोटे हो, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तब पापा तुम्हें मारेंगे। जू हाओ ने छोटी लोली के छोटे से सिर पर थपथपाया। छोटी लोली ने मुंह फुला लिया, वह थोड़ी नाखुश थी। अपने मन में वह लुओ यान से नफरत करती थी। उसके मत में लुओ यान के शब्दों ने ही पिताजी को उसे न मारने के लिए प्रेरित किया। वह चाहती थी कि पापा उसे मारें। उसने जू हाओ के हाथ को बार बार पलटकर जांचा, इसमें कुछ भी खास नहीं लग रहा था। तो छोटी लोली ने खुद इसे आजमाने का फैसला किया। उसने अपना हाथ नीचे रखा, जू हाओ का हाथ उठाया और फिर उसे नीचे गिरा दिया। दोनों हाथों के आपस में टकराने से एक कर्कश ध्वनि निकली। छोटी लोली की आंखें चमक उठीं। उसे झुनझुनी जैसी बेहद अजीब सी अनुभूति हुई। पता चला कि जू हाओ लिटिल लोली को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने हैंड ऑफ गॉड की क्षमता को सक्रिय कर दिया था। जू हाओ चाय की चुस्की लेते हुए इस बात पर विचार कर रहा था कि सू चेन और लुओ यान, इन दोनों मुख्य पात्रों से कैसे निपटा जाए। इसी बीच छोटी लोली उसकी गोद में बैठी थी। उसका हाथ पकड़कर वह अकेले ही एक खेल खेल रही थी और उसे इसका भरपूर आनंद मिल रहा था। जब उसने देखा कि छोटी लोली की आंखें थोड़ी धुंधली हो गई हैं, जू हाओ ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने छोटी लोली के सिर पर थपथपाया। हाथ में ऐसा क्या मजा है, पापा तो तुम्हें मिठाई खिलाएंगे। एक विचार के साथ उसने अपने पॉकेट डायमेंशन से कुछ आयातित आइस फायर कैंडी निकाली। छोटी लोली ने स्वादिष्ट मिठाइयाँ देखी और खुश हो गई। उसने उन्हें सुखद आश्चर्य के भाव से स्वीकार किया। उसने एक कैंडी का रैपर खोला, उसे अपने मुंह में डाला और बर्फ और आग की अनुभूति एक साथ उमड़ पड़ी। छोटी लोली की आंखें चमक उठी, ये बहुत स्वादिष्ट था। इसके बाद वह जू हाओ पर और भी अधिक निर्भर हो गई। डिंग, यू शियाओटियन को खुशी महसूस हुई, भावनात्मक मूल्य जोड़ 666। डिंग, लुओ यान की मानसिकता में विस्फोट हो गया, भावनात्मक मूल्य जोड़ 999। इसी बीच लुओ यान स्तब्ध अवस्था में अपने किराए के कमरे में लौट आया। भाई लुओ, आप वापस आ गए। तुम ठीक नहीं लग रहे हो, क्या तुम्हारी मुलाकात फिर से जू हाओ से हुई? सू चेन ने उसे लौटते हुए देखा। उसने उसका अभिवादन किया और असमंजस भरे भाव से पूछा। जब से फैंग जिक्सुआन ने उसे शेननोंग हॉल से निकाल दिया था, तब से उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए लुओ यान ने उसे किराए के कमरे में अपने साथ रहने के लिए बुलाया था। अपने अच्छे भाई की आवाज सुनकर लुओ यान ने अपनी पलकें उठाईं। जैसे ही उसने अपने भाई के साथ विश्वासघात करने के बारे में सोचा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि सू चेन का सामना कैसे करे। उसने बस सीधे सादे शब्दों में जवाब दिया। सू चेन को ये बात कैसे समझ में नहीं आई। लुओ यान शायद अपनी पसंद की महिला को फिर से ढूंढने गया होगा या अपनी छोटी चाची के घर गया होगा। संयोगवश उनकी मुलाकात जू हाओ से हुई, जिसे भारी आघात लगा था। ऐसा नहीं है कि पहले कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं, इसलिए उन्होंने और कोई सवाल नहीं पूछा। उसने लुओ यान की कहानी सुनी थी, जिस महिला को वह पसंद करता था, उसे जू हाओ ने धोखा दिया था। उसके एकमात्र दो रिश्तेदार, उसकी छोटी चाची को जू हाओ ले गया था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी दूसरी बहन झाओ लिंगर को भी जू हाओ के कुटिल चंगुल से बचने में कठिनाई होगी। ये बेहद दुखद था। सू चेन को एक बार फिर अपने बारे में सोचने से खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था। उनकी परिस्थितियां समान थीं। उनकी मंगेतर प्रशिक्षित थीं। कई जूनियर सिस्टर्स को जू हाओ ने धोखा दिया और उनके साथ खिलवाड़ किया। वे सभी एक ही दुर्दशा से पीड़ित थे। अफसोस, सू चेन ने आह भरी। उसने लुओ यान के कंधे पर जोर से थपथपाया। भाई लुओ, उदास मत हो। भले ही तुम्हारे परिवार और जिस महिला को तुम पसंद करते हो, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया हो, डरो मत, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। हम एक दिन के लिए भाई हैं और हम जीवन भर अच्छे भाई रहेंगे, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे।
भाई लुओ, अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो जू हाओ ज्यादा देर तक घमंडी नहीं रहेगा। जू हाओ तो पहले से ही बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन हम अभी भी युवा हैं और हमारे पास सुधार की अपार संभावनाएं हैं। जब हमारी ताकत जू हाओ को कुचल सकती है, तो हमें उसे इस काश मरने की इच्छा करने पर मजबूर कर देना चाहिए। इस दौरान उसने हमें जो अपमान पहुंचाया है, हम उसका 1000 गुना बदला लेंगे। सू चेन की आंखों से गहरी नफरत और हत्या का इरादा फूट पड़ा। उन्होंने अपनी उच्च महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात की। लुओ यान का चेहरा दर्द से भरा हुआ था। सू चेन उसे भाई की तरह मानता था। वह उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता था कि वह बेहद असहज महसूस करता था। सू चेन अब भी लुओ यान को सांत्वना दे रही थी। उसने लुओ यान की आंखों में आए बदलाव को नोटिस नहीं किया। लुओ यान के लिए व्यवस्था करने के बाद जू हाओ छोटी लोली को घर ले गया। कार जू परिवार के विला में जा घुसी। उसने कार पार्क कर दी। जैसे ही वह कार से बाहर निकलने वाला था, जू हाओ ने जू किंगशुए की आवाज सुनी। क्या उनकी चौथी बेटी घर पर थी? जू किंगशुए के बारे में सोचते हुए जू हाओ के मन में अनजाने में उसके एक अप साइज के स्तनों का ख्याल आ गया। उन्हें कुछ समय पहले लॉटरी में मिले पपीतों की भी याद आ गई। उसने तुरंत 1 दर्जन से अधिक चीजें निकाली और उन्हें एक डिब्बे में रख दिया। वह डिब्बा पकड़े हुए कार से बाहर निकला। उसके पिता के रूप में अपनी बेटी में आत्मविश्वास जगाने में मदद करने के लिए वह सचमुच बहुत चिंतित हो गया था। आंगन में जू परिवार की बहनें जू किंगक्सू को घेरे हुए थीं और लगातार बातें कर रही थीं। चौथी बहन, आप तो वाकई अद्भुत हैं, है ना? आप तो कैंसर भी ठीक कर सकती हैं। ऐसी कोई बीमारी है जो आप ठीक नहीं कर सकती? ये जू शिकिंग की आवाज थी। वह जू किंगक्सू के चिकित्सा कौशल की बहुत प्रशंसा करती थी। जू हुआई कहीं अधिक बेफिक्र थी। वह जोर से चिल्लाए, ये बहुत अच्छी बात है, फोर्थ सिस्टर कैंसर का इलाज कर सकती है, इसलिए हमें भविष्य में बीमार होने से डरने की जरूरत नहीं होगी। चौथी बहन, पारंपरिक चीनी चिकित्सा को बढ़ावा देने के अपने लंबे समय से संजोए सपने को पूरा करने के लिए आपको बधाई। जू फेयान ने उन्हें हार्दिक बधाई दी। जू किंगक्सू का चेहरा मुस्कान से दमक रहा था। उन्होंने पारंपरिक चीनी चिकित्सा का नेतृत्व करते हुए पश्चिमी चिकित्सा को पराजित किया था। इतनी बड़ी घटना घटित हुई थी। बेशक उसे घर जाकर अपनी बहनों के साथ यह खुशखबरी साझा करनी थी। अपनी बहनों की स्वीकृति पाकर वह बहुत खुश थी। चौथी बहन, तुम बहुत निर्दयी हो, तुमने तो हमसे झूठ भी बोला। पिछली बार आपने कहा था कि कैंसर का इलाज बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने एक दिन में ही अंतिम चरण के कैंसर को ठीक कर दिया, और आप इसे मुश्किल कहते हैं। जू होंगजूंग भी घर पर थे। उन्होंने जू क्विंगशू को बधाई दी। फिर उसने कुछ असंतोष और चिढ़ाने के लहजे में कहा। बाकी बहनें भी अपनी राय देने से खुद को रोक नहीं पाईं। उन्हें ग्रुप में हुई अपनी बातचीत याद आ गई। हाँ, बिल्कुल सही, मुझे अब याद आ गया। चौथी बहन, तुमने तो हमसे भी यह बात छुपाई थी। तुम सच में हमारे साथ बहनों जैसा व्यवहार नहीं करती हो। ज्यादा मत सोचो, चौथी बहन का ऐसा कोई इरादा नहीं था, वह विनम्रता दिखा रही है। हम सभी को चौथी बहन से सीखना चाहिए। दोनों बहनें बारी बारी से बोलती रहीं। जू किंगक्सू को अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई। वह जू किंगक्सू बोलने से पहले हिचकिचाए। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। उस समय मेरी स्थिति को देखते हुए कैंसर का इलाज करना वास्तव में बहुत मुश्किल था। अगर मैं इसे ठीक भी कर पाता तो इसमें बहुत समय लगता। मैं अब अंतिम चरण के कैंसर का इलाज इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि इस दौरान मेरी सेहत में सुधार हुआ है। लड़कियां स्तब्ध रह गईं। अरे या वाह! हालांकि उन्हें चिकित्सा कौशल की समझ नहीं थी। उन्हें बिना सोचे समझे ही पता था कि इसे सीखना मुश्किल है। कितना समय बीत गया था। कैंसर का इलाज करने में असमर्थ होने से लेकर अब वह आसानी से इसका इलाज कर सकती थी। क्या आप जब चाहें तब सुधार कर सकते हैं? मेरी बहन कमाल की है। उनमें से प्रत्येक ने प्रशंसा भरी निगाहों से जू किंगक्सू को देखा। उन्हें ऐसी बहन पाकर गर्व महसूस होता था। उनकी आंखों में प्रशंसा देखकर जू किंगक्सू चाहती थी कि उसे कहीं छिपने के लिए कोई छेद मिल जाए। चौथी बहन, आपकी चिकित्सा कुशलता तो अब वाकई कमाल की है। क्या आप अपने दोनों एक अपसाइज के स्तनों का इलाज कर सकती हैं? मैं बस यूं ही उत्सुकतावश पूछ रही हूँ, जू हुआई ने उत्साह से पूछा। लड़कियां अचंभित रह गईं। छोटी बहन की सोच कुछ ज्यादा ही अपरंपरागत थी, है ना? जू किंगक्सू की भौहें तन गईं। उसने उसे घूर कर देखा। नहीं सकता। अगर तुम नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। तुम इतनी उग्र क्यों हो? मुझे लगा था कि चौथी बहन का चिकित्सा कौशल पहले से ही अजेय है। जू हुआई ने मुंह बनाया। खांसी खांसी।
एक गहरी सांस लेते हुए जू किंगक्सू ने खांसा और अपनी छोटी बहन की बातों को अनसुना कर दिया। दरअसल मेरे चिकित्सा कौशल में इतनी तेजी से सुधार होने का कारण यह नहीं है कि मुझे अचानक कुछ समझ आ गया, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया। कौन है ये सुनकर लड़कियों को अचानक सब कुछ समझ आ गया। इसलिए किसी और के मार्गदर्शन में ही जू किंगक्सू के चिकित्सा कौशल में इतनी तेजी से सुधार हुआ। तब वे उत्सुकता महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। जिस व्यक्ति ने जू किंगशुए को पढ़ाया, उसने बहुत कम समय में ही उसे इस स्तर तक प्रशिक्षित कर दिया कि वह कैंसर की अंतिम अवस्था का इलाज कर सकती थी। उनकी चिकित्सा क्षमता कितनी अद्भुत होगी। लड़कियों ने अनुमान लगाया कि यह जू किंगक्सू का गुरु था। जू होंगजूंग ने उसके शब्दों और हाव भाव को गौर से देखा। जू किंगक्सू के जटिल चेहरे को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने हैरानी से कहा, चौथी बहन, तुमने जिस उसका जिक्र किया, क्या वह हमारे पिताजी हो सकते हैं? क्या? शिकविंग, हुआ यी और जू फियान सभी बहुत चौंक गए। वे सभी जानते थे कि जू हाओ के पास चिकित्सा कौशल था। जब भी वे थक जाते थे, उनके द्वारा दी गई एक साधारण मालिश से उनकी स्फूर्ति तुरंत वापस आ जाती थी। गर्दन की अकड़न का भी आसानी से इलाज किया जा सकता है। और उन्होंने अपनी सौतेली मां के लिए गर्भावस्था को स्थिर करने वाली दवा भी तैयार की थी। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी चिकित्सीय कुशलता कैंसर का इलाज करने में सक्षम होगी। कुछ पल के सदमे के बाद उन्हें राहत मिली। उनकी नजरों में पिताजी सर्वशक्तिमान थे। उसके पास चिकित्सा कौशल होने में अजीब बात क्या थी? जू किंगक्सू की सहमति मिलने के बाद बहनें जू हाओ की और भी अधिक प्रशंसक हो गईं। जू हुआई ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए और कहा, चौथी बहन, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बताया था कि पिताजी की चिकित्सा कुशलता बहुत प्रभावशाली है। अब क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करती हो? अन्य बहनों ने भी एक के बाद एक अपनी बात रखी। वाह वाह, चौथी बहन, तो तुम पिछले कुछ दिनों से घर नहीं आई हो क्योंकि तुम पिताजी से गुप्त शिक्षा ले रही थी। हे, मैंने कहा था कि जब चौथी बहन वापस आएगी तो वह जल्दी ही हमारे बड़े परिवार में शामिल हो जाएगी, है ना? क्या पापा उसे कहीं और नहीं ले जाने वाले हैं? वे सभी जू किंगक्सू की आवाज के लहजे को समझ सकते थे। वह अब जू हाओ को उसके पूरे नाम से नहीं पुकारती थी, बल्कि उसके स्थान पर वह शब्द का प्रयोग करती थी। उसकी आंखों में अब जू हाओ के प्रति कोई घृणा नहीं थी। कितना समय बीत चुका था। क्या वह भी जल्द ही उन्हें पापा कहकर पुकारने लगेगी, बिल्कुल उनकी तरह? जू परिवार में दोबारा लौटने पर जू किंगशुए की सोच में भी बदलाव आ चुका था। अपनी बहनों के बीच हो रही बातचीत को देखकर उसे वास्तव में इसमें शामिल होने की इच्छा हुई। जू किंगक्सू अचानक चौंक उठी और होश में आ गई। उसने अपना सिर हिलाया। वह क्या सोच रही थी? वह जू हाओ को कैसे पसंद कर सकती थी? उसने बड़ी बहन और छोटी बहन से वादा किया था। वह जू फेयान की तरह उन्हें धोखा नहीं दे सकती थी। पिताजी वापस आ गए हैं। जू हुआई की निगाहें तेज थीं। जू हाओ को बाहर से लौटते देख वह आश्चर्यचकित रह गई। स्विश स्विश स्विश, लड़कियां बातें करना बंद करके जू हाओ की ओर देखने लगीं। पिताजी, यह क्या है? फुर्तीली जू हुआई आगे बढ़ी। डिब्बा उठाने में मदद करते हुए उसने उत्सुकता से पूछा। वापस आकर देखा तो कुछ पपीते दिखाई दिए। पपीते? जू हुआई की आंखें चमक उठीं। लड़कियां होने के नाते वे उन खाद्य पदार्थों के बारे में काफी जानकार थीं जो विकास में सहायक होते हैं। एक पल में ही उसे पपीते के प्रभावों का ख्याल आ गया। ये सोचकर अच्छा लग रहा था कि जू हाओ जो कुछ भी वापस लाया था वह विशेष रूप से स्वादिष्ट था। और इसके अप्रत्याशित परिणाम भी हुए। जू हुआई उन्हें चखने के लिए बेताब थी। लड़कियों को एक तरफ खड़े देखकर जू हुआई ने आवाज लगाई, पांचवी बहन, जल्दी आओ और मदद करो। बक्सा भारी था और मजदूर होने के नाते जू फेयान के लिए वह बिल्कुल सही था। जू फेयान अभी भी जू हाओ का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। हर बार जब जू हाओ उसे देखता था, वह हमेशा उसकी नजरों से बचती थी, कभी भी सीधे उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करती थी। अपनी छोटी बहन की बातें सुनकर उसे हिम्मत जुटानी पड़ी और डिब्बा लेने के लिए जू हाओ के पास जाना पड़ा। फिर जू हुआई ने अपनी बड़ी बहन जू शिकिंग को अंदर जाकर पपीते धोने के लिए बुलाया। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं, जू हुआई कटे हुए पपीते लेकर बाहर आए। वह ऐसा करते समय लगातार चबा रही थी। तीसरी बहन, चौथी बहन, जल्दी करो और इन्हें चखो, ये बहुत स्वादिष्ट हैं। जू हाओ ने अपनी बेटियों को पपीते खाते हुए देखा। वह उन्हें हतोत्साहित करना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कैसे बोले। आप पहले से ही पर्याप्त हैं, आपको और अधिक विकास करने की आवश्यकता नहीं है। अत्यधिक विकास भी अच्छा नहीं है।
मैं तो इन्हें असल में जू किंगशुए को देना चाहता था, आप सब इन्हें कैसे खाने लगे? सौभाग्य से जू हाओ ने पपीते के प्रभावों की दोबारा जांच की। वे अनिश्चित काल तक विकसित नहीं होते रहेंगे, वे लगातार बेहतर होते जाएंगे और पूर्णता की ओर बढ़ते जाएंगे। तो फिर ठीक है, जू हाओ सोच रहा था कि क्या उसे अपनी अन्य महिलाओं को भी इसे आजमाने देना चाहिए। आदर्श विकास कैसा दिखता है, इसका स्वाद कैसा था? जू होंगजूंग ने पपीते का एक टुकड़ा भाले में चुभोया और उसकी जमकर प्रशंसा की। उसने बड़े आनंद से इसका स्वाद लिया। जू हुआई जू क्विंगजू के लिए 3 प्लेटें लेकर आए। चौथी बहन, ये लीजिए, हमने आपके लिए 2 अतिरिक्त प्लेटें तैयार की हैं। तुम बहुत दयनीय दिख रही हो, तुम्हारे होने वाले बच्चे तो जरूर भूखे मरेंगे। पिताजी यह सब नहीं देख पाए, इसलिए उन्होंने खास तौर पर तुम्हारे लिए पपीता खरीदा ताकि तुम्हें पूरक आहार मिल सके। जू हुआई शरारती स्वभाव की थी और बिना सोचे समझे बोल देती थी। जू किंगक्सू के होंठ फड़कने लगे। उसे इस बात पर गुस्सा आया कि उसकी बहन झाओ लिंग इतनी लापरवाही से बोलती थी। उसका क्या मतलब था कि जू हाओ ने उसे दयनीय समझा और उसे पूरक आहार के रूप में पपीता खरीद कर दिया? क्या यह ऐसी बात थी जिसे बस यूं ही कह दिया जा सकता था? अगर उसकी छोटी बहनें आसपास न होती, तो वह सचमुच जू हुआई को फांसी पर लटकाकर पीटना चाहती। अपने सामने रखे पपीते को देखकर जू किंगक्सू का उसे खाने का मन नहीं हुआ। वह जानती थी कि इस पपीते का असर होता है, लेकिन यह असर महत्वपूर्ण नहीं था। आखिरकार उसने इसे पहले भी खाया था, लेकिन अपनी छोटी बहनों के चेहरे पर अपार खुशी के भाव देखकर मानो उन्हें वह चीज बेहद स्वादिष्ट लगी हो। जू क्विंगशू की उत्सुकता बढ़ी। उसने एक कांटा उठाया और एक टुकड़ा खाया। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। डिंग, जू क्विंगजू को शर्म महसूस हुई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 753। जू किंगक्सू को भोजन का आनंद लेते देख जू हाओ मुस्कुराया। जब जू किंगक्सू को इस प्रभाव का पता चलेगा, तो वह उसके पास आएगी। इससे उनके पितृ प्रेम और उनकी माता के प्रति श्रद्धा का समय और भी कम हो जाएगा। परिवार ने गर्मागर्म दोपहर का भोजन किया। जू किंगक्सू को दोपहर में शेननोंग हॉल में भी मदद करनी थी, इसलिए वह खाना खाने के तुरंत बाद चली गई। जू शिक्विंग और जू हुआई को भी अपनी स्नातक थीसिस तैयार करने की आवश्यकता थी। जू होंगजूंग ने होंगजूंग मीडिया के मामलों को संभाला। केवल जू हाओ और जू फियान ही रह गए। जू हाओ के साथ रहने से जू फियान थोड़ा घबरा गया। उसने जाने का बहाना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जू हाओ ने उसे पुकारा। फियान, एक पल रुको। जब से तुमने सफलता हासिल की है, तुमने मुझसे मार्शल आर्ट के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा है। ये ठीक नहीं है। यह मत सोचो कि हुआ की शक्ति बहुत बड़ी है, ये तो वास्तव में अभी शुरुआत है। वहाँ कई शक्तिशाली प्राणी मौजूद हैं, आप लापरवाह नहीं हो सकते। मैं आपको बाद में 8 अंगों वाली मुट्ठी की तकनीक सिखाऊंगा। जू हाओ बोल चुका था। जू फियान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और उसने धीरे से जवाब दिया। प्रशिक्षण मैदान में जू हाओ ने जू फियान का हाथ पकड़कर उन्हें व्यवहारिक निर्देश दिए। हालांकि जू फियान लगातार विचलित रहती थी। तार्किक दृष्टि से उसे जू हाओ ने आधे साल तक पढ़ाया था और वह इसकी आदी हो चुकी थी। ये सब उस आखिरी घटना की वजह से हुआ था। जब जू हाओ पढ़ा रहे थे, तब जू फियान को हमेशा अपने दिल में एक अजीब सी अनुभूति होती थी। वह अपने मन को भटकने से रोक नहीं सकी। उसके विचार विद्रोही थे। वह ठीक से पढ़ाई कैसे कर सकती थी? जू फियान चाहे जो भी सोच रही हो, जू हाओ को बहुत अच्छा लग रहा था। उनकी भावनात्मक कीमत लगातार बढ़ती ही रही। इससे वह चिंतन में डूब गया। थोड़ी सी अस्पष्टता ने ही उसे इतना भावनात्मक महत्व दे दिया था। क्या वह अपने अन्य लिंगर्स के साथ भी ऐसा करने की कोशिश कर सकता है? 224 पुलिस फ्लावर का व्यक्तित्व ध्वस्त। उसके दीर्घायु द्वारा खोजा गया। समान आशीर्वादों से भरा जीवन। शाम हो गई। जू क्विंगजू ने शेनोंग हॉल में सीनियर मार्शल सिस्टर फैंग जिक्सुआन की मदद की। फिर वह दूसरी वरिष्ठ बहन लियू येरान के घर गई। पहाड़ से लौटने के बाद से वह सीनियर मार्शल सिस्टर के साथ रह रही थी। इसके चलते दूसरी वरिष्ठ सिस्टर ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसने शेननोंग हॉल में संकट का समाधान होने के बाद दूसरी वरिष्ठ सिस्टर के पास जाने का वादा किया था। उसने मास्टर लुओ क्विंगजियान से संपर्क किया। वे आज रवाना हो रहे थे और कल पहुंचेंगे। जूनियर सिस्टर्स ग्रुप चैट में खुशी खुशी बातें कर रही थीं। केवल दूसरी वरिष्ठ बहन ने ही जवाब नहीं दिया था। वह व्यस्त रही होगी और जवाब देना भूल गई होगी। इसलिए जू किंगक्सू दूसरी वरिष्ठ बहन से बातचीत करने के लिए उनके पास आईं और उसे यह खबर देनी थी कि स्वामी जी कल आ रहे हैं।
जैसे ही वह दूसरी वरिष्ठ बहन के दरवाजे पर पहुंची, उसे खाने की खुशबू महसूस हुई। जू किंगक्सू थोड़ी हैरान थी। क्या वह काम में व्यस्त नहीं थी? वह घर पर खाना क्यों बना रही थी? बैंग बैंग, जू किंगक्सू ने दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर बाद मुस्कुराती हुई लियू येरान ने दरवाजा खोला। जू किंगक्सू को दरवाजे पर खड़ा देखकर उसका चेहरा एक पल के लिए थमसा गया। जू किंगक्सू ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह लियू येरान के पहनावे को देखकर दंग रह गई। उसने ऊपर पुलिस की वर्दी, नीचे स्कर्ट सूट और पैरों में काली स्टॉकिंग्स पहनी हुई थी। क्या आजकल पुलिस अधिकारी इस तरह की वर्दी पहनते हैं? ये बिल्कुल गलत लग रहा था। बेहद आकर्षक। उसने घर जाकर अपनी वर्दी भी नहीं बदली। जू किंगक्सू ने सोचा, ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि दूसरी सीनियर सिस्टर बहुत व्यस्त थी। खुद को संभालते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरी वरिष्ठ बहन, मैं आपको बिना बताए आ गई। आशा है कि मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ। बोलते बोलते उसने अपने हाथ में रखा उपहार ऊपर उठा लिया। हालांकि वह 2 साल से अधिक समय से पहाड़ पर रह रही थी, वह शिष्टाचार के कुछ नियमों को नहीं भूली थी। लियू येरान के चेहरे के भाव नरम पड़ गए और वह फिर मुस्कुराए। क्या परेशानी? मुझे खुशी है कि मेरी छोटी बहन यहाँ है, मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकती। तुम इतनी दूर से आए हो, तोहफा क्यों लाए? जल्दी अंदर आओ। लियू येरान ने जू किंगक्सू के हाथ से उपहार लिया। जू किंगक्सू ने अपने जूते बदले और बैठक कक्ष में प्रवेश किया, जहाँ भोजन की सुगंध और भी तेज हो गई थी। वह उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सकी, दूसरी वरिष्ठ बहन, क्या आप मेहमानों का स्वागत कर रही हैं? खाना तो बहुत ही शानदार है। लियू येरान की भौहें फड़क उठी। उसने मजाक में कहा, बेशक, मैंने अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाया था और मुझे पता था कि तुम आज रात आओगे, तो क्या मैंने रात का खाना तैयार नहीं किया और तुम्हारा इंतजार नहीं किया? वास्तव में, यह जू किंगक्सू के लिए नहीं था, बेशक। इसके बजाय, वह अपने पिता, जू हाओ का मनोरंजन करने की तैयारी कर रही थी। जू हाओ ने कहा था कि वह आज रात उसके घर आएगा। इसलिए उसने नहाकर खुद को अच्छी तरह साफ किया, आकर्षक काली मोजे पहनी और एक वर्दी पहनी। उसने खाना तैयार कर लिया था और जू हाओ के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन वह जू हाओ के बजाय उसकी लिंगर का इंतजार कर रही थी। ये बहुत ही अजीब स्थिति थी। क्या करे वह? जू किंगक्सू यहाँ थी, और अगर जू हाओ बाद में आता और वे एक दूसरे से टकरा जाते, क्या उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस नहीं होगी? मैं बस ये सोच रही थी कि अगर छोटी बहन को पता चल जाए कि उसकी बड़ी बहन का उसके पिता के साथ इस तरह का रिश्ता है, तो वह उसे किस तरह की नजरों से देखेगी। और अगर यह बीमारी बाकी 2 जूनियर सिस्टर्स और मास्टर तक फैल गई। वह एक ईमानदार पुलिस अधिकारी थी। क्या लोगों से मिलने के लिए उनमें अभी भी आत्मविश्वास होगा? नहीं। लियू येरान कांप उठा। वह किसी भी कीमत पर अपनी छोटी बहन को जू हाओ के साथ अपने अफेयर के बारे में पता नहीं चलने दे सकती थी। लियू येरान समाधान खोजने के लिए अपना दिमाग खपाने लगी। जू किंगक्सू हैरान थी। दूसरी वरिष्ठ बहन, क्या आपने गुरुजी से मार्शल आर्ट नहीं सीखा था? आपने ज्योतिष कब सीखा? लगता है मास्टर को भी भविष्य बताना नहीं आता, है ना? हे, उन छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दो। लियू येरान ने 2 बार सूखी हंसी हंसी। जू किंगक्सू को लगा कि दूसरी सीनियर सिस्टर आज कुछ अजीब व्यवहार कर रही हैं। ये याद करते हुए कि लियू येरान ने पूरे दिन समूह में संदेशों का जवाब नहीं दिया था, जू किंगक्सू ने पूछना जारी रखा, दूसरी वरिष्ठ बहन, क्या आप आज बहुत व्यस्त थी? हमने समूह में इतने सारे संदेश भेजे, लेकिन हमें आपका कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, लियू येरान ने सिर हिलाया। ये सच था। हाल ही में एक बहुत ही पेचीदा मामला सामने आया था। इसकी निगरानी की जिम्मेदारी उसी के पास थी, और जब तक इसका समाधान हुआ तब तक दोपहर हो चुकी थी। ये सोचकर कि जू हाओ आने ही वाला है, उसने जल्दी से हाथ मुंह धोए और खाना तैयार किया। उसके पास ग्रुप मैसेज चेक करने का समय नहीं था। क्या कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है? सब लोग काफी व्यस्त हैं, फिर भी उनके पास बातचीत करने का समय है। ये वाकई एक बड़ा मामला है। जू किंगक्सू ने हल्की सी मुस्कान के साथ एक खबर सुनाई। मास्टर पहले ही रवाना हो चुके हैं और उनके कल यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। क्या गुरुजी आ रहे हैं? लियू येरान चौंक गई। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उसने तुरंत पूछा, क्या चल रहा है? इसके बाद जू किंगक्सू ने बताया कि तीसरी वरिष्ठ बहन ने गुरुजी को बताया था कि वह और वरिष्ठ मार्शल बहन तियानई 9 नीडल्स के बारे में जानती हैं। लियू येरान को अचानक बात समझ आ गई। उस एकांतप्रिय गृहस्थ को केवल एक ही चीज लुभा सकती थी। क्या यही उसका जीवन भर का जुनून था, तियानई 9 नीडल्स?
आप पहले थोड़ी देर बैठ जाए, अभी कुछ व्यंजन तैयार नहीं हैं। जब मैं उन्हें तैयार कर लूंगा तब हम खा सकते हैं और बातें कर सकते हैं। समय को धीरे धीरे बीतते हुए देखकर अगर वह और देर करती तो जूहाओ युद्ध के मैदान में पहुंच जाता। लियू यीरान ने जूहाओ को फोन करने के लिए रसोई में जाने की योजना बनाई। आज रात की मुलाकात रद्द करनी पड़ेगी। अप्रत्याशित रूप से उसकी बात सुनने के बाद जू किंगक्सू ने कहा, दूसरी वरिष्ठ बहन, मैं आपकी मदद करती हूँ। हम कनिष्ठ बहनें हैं, विनम्रता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर वह उसके पीछे रसोई में गई और सब्जियां तैयार करने लगी। लियू यीरान की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने फोन देखने का नाटक किया और जू किंगशुए से कहा, तो छोटी बहन, कृपया इसमें मेरी मदद करो, मैं जाकर एक फोन कॉल कर लेती हूँ। दूसरी वरिष्ठ बहन, आप आगे बढ़ें, इसे पूरी तरह से मुझ पर छोड़ दें। लियू यीरान रसोई से बाहर निकली और एकांत बालकनी में चली गई। उसने जूहाओ का नंबर ढूंढा और उसे डायल किया। बीप बीप बीप। कुछ ही देर में कॉल कनेक्ट हो गई। लियू यीरान ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, अंकल जू, किंगशुए अचानक मेरे घर आ गई। उसे हमारे बारे में पता चलने से बचाने के लिए आज रात की हमारी मुलाकात रद्द करनी पड़ेगी। फोन से जूहाओ की आवाज आई, मैं लगभग आपके दरवाजे पर ही पहुंच गया हूं और आप मुझे रद्द करने के लिए कह रहे हैं। उनकी आवाज में नाराजगी झलक रही थी। लियू यीरान दुविधा में थी। वह भी लंबे समय से जूहाओ के साथ नहीं थी और अंतरंग होना चाहती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। किसने सोचा होगा कि जू किंगक्सू अचानक प्रकट हो जाएगी? क्या उसे अपनी मूल योजना के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए? जूहाओ को घर लाओ और छोटी बहन के सामने उसके साथ अंतरंग संबंध बनाओ। ऐसे दृश्य के बारे में सोचते ही वह उत्साहित और भयभीत दोनों महसूस करने लगी। उसने कड़वे चेहरे से कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता अंकल जू, किंगशुए को हमारे बारे में पता न चले। आज के लिए बस इतना समझ लो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया और अंकल जू के साथ अन्याय हुआ। मैं बाद में इसकी भरपाई कर दूंगा। कुछ देर रुकने के बाद उसने दांत पीसते हुए कहा, अधिक से अधिक, मैं आपके द्वारा बताए गए दयालु होने वाली बात से सहमत हो जाऊंगा। लियू यीरान के बोलते ही उसका चेहरा लाल हो गया था। जूहाओ ने पहले भी यह सुझाव दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इस बार जूहाओ को मुआवजा देने के लिए वह इतनी भारी कीमत ही चुका सकती थी। ओह, क्या यह ऐसा है? उसके सामने जूहाओ ने एक पल के लिए विचार किया। ठीक है, लेकिन चूंकि मैं पहले से ही यहाँ हूँ, तो मैं खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ? नीचे आओ, हम कार में बैठकर जीवन के बारे में चर्चा कर सकते हैं। असल में उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लिंगर को पता चल जाए। वह तो ये भी चाहता था कि उसे पता चल जाए। इससे उसे अधिक भावनात्मक लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। हालांकि इस चौथे लिंगर को अभी तक पूरी तरह से वश में नहीं किया जा सका था। अगर उसे जूनियर सिस्टर्स के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता चल गया तो अगर इससे कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है तो यह अच्छा नहीं होगा। ये फायदे से ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। जब वह उसे पापा कहकर पुकारेगी, उसके बाद भी उसे यह बात बताने में देर नहीं होगी। लेकिन तब तक शायद ऐसा हो चुका होगा कि उसके अलावा बाकी सभी जूनियर सिस्टर्स सौतेली मां बन चुकी होंगी। इसका भावनात्मक मूल्य अत्यधिक बढ़ जाना चाहिए। लियू यीरान का चेहरा लाल हो गया था। फिर से कार में होने और अपने भवन के ठीक नीचे आवासीय क्षेत्र में होने के बारे में सोच रही थी। उसे अचानक शर्मिंदगी का अनुभव हुआ। हालांकि ये जूहाओ का अनुरोध था, वह केवल सहमत हो सकी। ठीक है अंकल जू, मैं किंगशुए को नमस्कार करके तुरंत नीचे आ जाता हूँ। तुमने मुझे क्या कहा? पापा, पापा, उसने फोन काट दिया। लियू यीरान ने खुद को संभाला और बैठक कक्ष में लौट आए। जू किंगक्सू को रसोई में अभी भी व्यस्त देखकर उसने खांसते हुए कहा, छोटी बहन, मुझे अभी एक फोन आया है और मुझे कुछ काम निपटाना है। मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। खाना बनाने के बाद आप पहले खाना खा सकते हैं। मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे माफ करना छोटी बहन, तुम इतनी दूर तक आए हो। जू किंगक्सू ने अपना हाथ लहराया। कोई बात नहीं दूसरी वरिष्ठ बहन, आपका काम महत्वपूर्ण है और कनिष्ठ बहनों के रूप में हमारे रिश्ते को देखते हुए इन बातों की चिंता न करें। लियू यीरान घर से निकल गई। वह नीचे चली गई। उसने दाएं बाएं देखा। थोड़ी एकांत जगह पर स्थित एक पेड़ की छाया के नीचे एक कार ने अपनी बत्तियां कुछ बार चमकाईं। इसने लियू यीरान का ध्यान आकर्षित किया। उसने उसे जूहाओ की कार के रूप में पहचान लिया। वह बेपरवाही से चलकर वहां पहुंची।
कार में बैठने के बाद उसने देखा कि जू हाओ का निजी अंगरक्षक अभी भी अंदर ही था। वह और भी ज्यादा घबरा गई और शर्मिली हो गई। लेकिन ये पहली बार नहीं था। पिछली बार तो गाड़ी चलाते समय ही ऐसा हुआ था। डिंग। लियू येरान बेहद शर्मिंदा है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 666। लगभग 1 घंटे बाद लियू येरान ने दूर जाती हुई कार की ओर हाथ हिलाया। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा और अपनी इमारत की ओर चल पड़ी। रसोई घर में जू किंगक्सू ने खाना बनाने में मदद की थी और उसने देखा कि लियू येरान अभी तक वापस नहीं लौटी थी। उसने खाने को गर्म रखा और फिर घर में इधर उधर घूमने लगी। लियू येरान अकेली रहती थी, लेकिन उसका घर बहुत विशाल था। एक शयन कक्ष के पास से गुजरते हुए जू किंगक्सू का मूल इरादा वहां से गुजर जाने का था। दूसरों की अनुमति के बिना, भले ही वे जूनियर सिस्टर ही क्यों न हो, वह यूं ही किसी कमरे में प्रवेश नहीं करती थी। हालांकि वह अपना दौरा जारी रखने के इरादे से आगे बढ़ी। खुले हुए बेडरूम के दरवाजे से उसने देखा कि बिस्तर पर कई कपड़े लापरवाही से रखे हुए थे। जू क्विंगशू स्तब्ध रह गया। लेस, हॉलो मेड आउटफिट्स, फॉक्स कॉस्ट्यूम, कान और पूंछ वाले। जू क्विंगजू हैरान थी। अनुभवहीन होने के बावजूद वह जानती थी कि ये कपड़े उचित नहीं थे। वह दूसरी वरिष्ठ बहन के शयन कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई। उनकी नेक और धर्मनिष्ठ दूसरी वरिष्ठ बहन ऐसा कैसे कर सकती थी? निजी तौर पर इतनी बेफिक्री से खेलना। जू किंगक्सू को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। शायद कोई गलतफहमी हो गई हो। उन्हें दूसरी वरिष्ठ बहन का नाम साफ करना था। तो वह बेडरूम में गई और सिमंस के बिस्तर के पास पहुंची। उसने कपड़े के हर टुकड़े को उठाकर उसकी जांच की। क्या उसे यकीन था कि उसने कुछ गलत नहीं देखा था? आसपास रखे कुछ सामान्य कपड़ों के साथ मिलाने पर भी हल्की गंध वैसी ही थी। ये जरूर दूसरी वरिष्ठ बहन के कपड़े होंगे। उसे किसी और ने फंसाया नहीं था। जू किंगक्सू की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। वह पहले से ही उस दृश्य की कल्पना कर सकती थी। सार्वजनिक रूप से लियू येरान ईमानदार थी और बुराई से घृणा करती थी, लेकिन निजी तौर पर वह खुद का मनोरंजन करने के लिए ये कपड़े पहनती थी। खासकर वो प्यारे लोमड़ी के कान और पूंछ। यह विरोधाभास इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता। इस क्षण दूसरी वरिष्ठ बहन की गौरवशाली और धर्मपरायण छवि धराशायी हो गई। जू किंगक्सू सदमे में थी। उसे दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज सुनाई नहीं दी। लौटकर आई हुई महिला लियू येरान थी। वह बैठक कक्ष में दाखिल हुई, लेकिन उसे वहां जू किंगशुए नहीं दिखी और न ही उसने रसोई में किसी को देखा। अजीब बात है, वह कहाँ चली गई? क्विंगजू। लियू येरान ने बेडरूम की ओर चलते हुए आवाज लगाई। अचानक वह एकदम रुक गई। वह अपने बेडरूम के दृश्य को देखकर अचंभित रह गई। उसने देखा कि जू किंगक्सू उन कपड़ों को पकड़े हुए थी जिन्हें उसने जू हाओ के साथ एक शानदार रात बिताने के इरादे से बिस्तर पर रखा था। जू किंगक्सू उसे हैरानी से देख रही थी। एक क्षण के लिए हवा जम गई। डिंग। जू किंगक्सू घबरा गई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 777। डिंग। लियू येरान शर्मिंदा है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 888। जू किंगजू ने चिल्लाकर कहा। उसने झट से अपने हाथ में रखी चीजें नीचे रख दी और घबराकर समझाने लगी। दूसरी वरिष्ठ बहन, मेरा आपके शयन कक्ष में घुसने का कोई इरादा नहीं था। मैंने गलती से ये कपड़े देख लिए और मुझे लगा कि ये आपके नहीं हैं, इसलिए मैं इन्हें देखने के लिए अंदर आ गया। मुझे नहीं लगता कि आप उस तरह के व्यक्ति हैं। बह, दूसरी सीनियर सिस्टर तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। मेरे मुंह को देखो, ये ठीक से बोल भी नहीं सकता। जू किंगक्सू बेहद चिंतित थी। उसके निजी कपड़े मिल जाना ही काफी बुरा था। उसने उन्हें उठाकर देखा भी, और मानो देखना ही काफी नहीं था, उसे गुरु ने रंगे हाथों पकड़ लिया। अगर उस समय जमीन में कोई दरार होती, तो वह बिना किसी झिझक के उसमें घुस जाती। ये बेहद शर्मनाक था। जैसे जैसे वह और अधिक समझाने लगी, स्थिति और बिगड़ती गई। जू किंगक्सू को अपना सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए दूसरी वरिष्ठ बहन, मुझे आपके शयन कक्ष में जबरदस्ती नहीं घुसना चाहिए था, और मुझे लापरवाही से आपकी चीजें नहीं लेनी चाहिए थी। जू किंगक्सू घबरा गई थी। लियू येरान तो उससे भी ज्यादा घबराई हुई थी। जू किंगक्सू जमीन में एक दरार ढूंढना चाहती थी जिसमें वह सुरंग खोद सके। दूसरी ओर वह जमीन में एक गड्ढा ढूंढकर खुद को दफनाना चाहती थी। बाहरी लोगों के सामने अपनी छोटी बहनों और गुरु सहित उन्होंने हमेशा सत्यनिष्ठा और धार्मिकता की छवि बनाए रखी। फिर भी वह छोटी बहन के हाथों पकड़ी गई, और उसके पास इतने सारे कपड़े थे जिन्हें देखना भी शर्मनाक था।
वह सोच रही थी कि छोटी बहन ने मन ही मन उसे कितना निर्लज्ज समझा होगा। वह चाहती थी कि काश वह उन कपड़ों से खुद को अलग कर पाती, लेकिन चूंकि वे तस्वीरें उसके बेडरूम के बिस्तर पर लगी हुई थी, इसलिए वह उस छाप को मिटा नहीं सकती थी। उसने मन ही मन खुद को 1000 बार कोसा। ऐसे कपड़े बिस्तर पर लापरवाही से कैसे रखे जा सकते हैं? उसने उन्हें ठीक से रखने की जहमत तक नहीं उठाई। दरअसल इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। किसने सोचा होगा कि जू किंगक्सू अचानक आ जाएंगी? फिर जू हाओ ने उसे नीचे बुलाया, जिससे उसे 1 घंटे की देरी हो गई। इन सभी कारकों के कारण ऐसी गलतफहमी उत्पन्न हुई। जैसे ही लियू ईरान का डर चरम पर पहुंचा, वह शांत हो गई। वह ऐसे बिस्तर की ओर चली गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने कपड़े के उन पतले टुकड़ों के साथ साथ लोमड़ी के कान और पूंछ को भी एक तरफ रख दिया। लियू ईरान के शांत चेहरे को देखकर जू क्विंगशू और भी अधिक असहज हो गया। दूसरी वरिष्ठ बहन के नाराज होने के डर से उसने माफी मांगना जारी रखा। दूसरी वरिष्ठ बहन, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आप मुझे मार सकती हैं या डांट सकती हैं। चिंता मत करो, यह मामला सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच का है। मैं किसी तीसरे व्यक्ति को बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जू क्विंगजू ने गंभीरता से गारंटी दी। लियू ईरान ने मन ही मन अपनी आंखें घुमाईं। आप ही तो तीसरे व्यक्ति हैं, है ना? जो चीज तुम अभी पकड़े हुए थे, वो मैं तुम्हारे पापा के लिए पहनने वाली थी। ये कुछ भी नहीं है। गहरी सांस लेते हुए लियू ईरान ने अपने दिल में दबी शर्म को दबाते हुए कहा, क्या खाना तैयार है? चलो खाते हैं। दूसरी वरिष्ठ बहन, क्या आप सचमुच नाराज नहीं हैं? जू किंगक्सू ने सावधानीपूर्वक उसका अवलोकन किया। नहीं, अगर इसका पता चल भी गया तो क्या हुआ? इसमें बड़ी बात क्या है? लियू ईरान ने लापरवाही से कहा। इससे जू किंगक्सू दंग रह गईं। क्या दूसरी वरिष्ठ सिस्टर इतनी ही सहज स्वभाव की हैं? वह सचमुच ऐसी पोशाक पहनने वाली महिला होने के मानदंडों पर खरी उतरती है। उसके बाद वह लियू ईरान के पीछे गई और रसोई से खाना बाहर ले आई। उसने थोड़ा सा सूंघा। किसी कारणवश जब वह दूसरी वरिष्ठ बहन के बगल में थी, जू किंगक्सू को हमेशा एक अजीब सी गंध आती थी। ये बिल्कुल वैसी ही गंध थी जैसी उसने आज सुबह सीनियर मार्शल सिस्टर के बेडरूम में महसूस की थी। इसी बीच जू हाओ लियू ईरान के दरवाजे पर 1 घंटे रुकने के बाद घर जाए बिना ही चला गया। इसके बजाय उन्होंने गुस फार्मास्यूटिकल ग्रुप के अध्यक्ष गू निंग से संपर्क किया। सू चेन की मंगेतर। हालांकि यह महिला मुख्य किरदार पहले गुलाम थी, आखिरकार वह उसी के बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसे अभी भी उसकी और अधिक देखभाल करने की जरूरत थी। अप्रत्याशित रूप से गू निंग भी भागने में असमर्थ रही। उसने बताया कि उसकी अच्छी दोस्त लिन चुकिंग उसके घर मिलने आ रही है। इस बार जू हाओ ने गू निंग की विनती नहीं मानी। उन्होंने लियू ईरान से इसलिए सहमति जताई क्योंकि उनकी चौथी लिंगर को अभी तक वश में नहीं किया गया था। एक बार जब वह वश में हो जाएगी, तो उसे अपनी लिंगर के सामने कोई झिझक नहीं होगी। लिन चुकिंग की तो बात ही छोड़िए, जिसे वह पहले ही अपने वश में कर चुका था। लिन चुकिंग गू निंग के घर आ रहे थे। यह उनके लिए एक दूसरे का सामना करने का अच्छा अवसर था। उन्हें एक से अधिक पत्नियां रखने का सुख भी मिल सकता था। जीवन भर के लिए 225 अच्छी बहनें। महिला राष्ट्रपति दरवाजे के बाहर। टकराव शुरू हो गया है।